कार्बनिक यौगिकों के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं ना। कार्बनिक यौगिक क्या है? जिनमें कार्बन पाए जाते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन पाए जाते हैं। कार्बनिक यौगिकों के विषय में एक चीज बताया हम आप लोगों को, वो भी बताया कि कार्बनिक यौगिकों के लिए पहले एक सिद्धांत हुआ करता था कि कार्बनिक यौगिकों को केवल जीनों से प्राप्त कर सकते हैं, प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। लेकिन होलर एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक बनाया, क्या? यूरिया बनाया, और उस सिद्धांत को खंडित किया। जब यूरिया बनाया तो उसके बाद अब लगातार कार्बनिक यौगिकों का एक श्रृंखला बनता जा रहा है। और आज हम लोग जितनी भी चीज़ें उपयोग करते हैं खाने पीने में या वैसे भी जनरल तौर पे दैनिक जीवन में जो चीज़ें उपयोग करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कार्बनिक यौगिकों का अंश जरूर है। ठीक है। अब कार्बनिक यौगिकों के लिए एक और चीज़ है कि अभी हमने बताया था कि यौगिक बनते कैसे हैं, या आप लोगों ने 11th में पढ़ा कि यौगिक बनते कैसे हैं। तब तो आपस में जुड़ करके यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब तत्वों की बात की जाए तो टोटल तत्वों की संख्या जो है वो कितनी है? 118 है, या ये मान्यता है कि कुल तत्वों की संख्या कितनी हो सकती है? 118। क्लियर? अब 118 तत्वों में से अगर एक हम अकेले कार्बन को निकाल दें तो बचे कितना? 117। 117 तत्व के उतने यौगिक नहीं है जितना कार्बन के अकेले हैं। 117 के लगभग 10 गुना से ज्यादा कार्बन के यौगिक हैं। समझे ना? 117 के ज्यादा से ज्यादा होंगे 1000-2000 यौगिक, समझे? और जबकि कार्बन के अकेले 10,000 से ज्यादा यौगिक, और लगातार इनकी खोज जारी ही है। 117 तत्व मिलकर के उतना यौगिक नहीं बना पाते हैं जितना कि अकेले कार्बन बनाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही हो सकता है कि 117 से बिल्कुल अलग गुण होगा ना इसमें, है ना? तो हम बात करते हैं, चलिए पहला तो तत्व के आपस में जुड़ने के लिए, तत्व जो यौगिक बनाते हैं जुड़ने के लिए उनका जो कार्य करता है वो है आपका संयोजकता, है ना? संयोजकता मतलब वही कि कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करके या ग्रहण करके या साझा करके वह क्या पूरा करते हैं अपना 8, ये अपना अष्टक कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करके ग्रहण करके पूरा करते हैं, उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता। या दूसरे तत्व से जुड़ने की क्षमता उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता। दूसरे तत्व से किस चीज से जुड़ते हैं वो? बंध के द्वारा, रासायनिक बंध के द्वारा। और रासायनिक बंध 3 हो गए, वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक और उपसंयोजक। ये 3 प्रकार के बंधों से तत्व एक दूसरे से जुड़ करके यौगिक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। समझा ना? तो पहला कारण है कार्बन की संयोजकता। कार्बन का अगर हम बात करें तो 6, 2, 4 होता है, बात को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का ये साझा कर सकता है, यानी सहसंयोजक बंध बना सकता है। और जो सहसंयोजक बंध बनाता है वो उपसहसंयोजक बंध भी बना सकता है। इसके अलावा ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। समझे ना? +4 -4 मतलब ये त्याग, वैद्युत संयोजक बंध भी बना सकता है, सहसंयोजक बंध भी बना सकता है, उपसहसंयोजक बंध भी बना सकता है। समझे ना? ये तीनों प्रकार के बंधों का निर्माण कर सकता है, इसलिए इसके यौगिकों की संख्या क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। पहला कारण इसकी क्या है? संयोजकता। ठीक है ना? बंध बनाने की प्रवृत्ति दूसरा कारण है इसकी, बंध बनाने की प्रवृत्ति। कार्बन 4 संयोजकता होती है इसकी, कितनी संयोजकता होती है? 4। अभी तो हमने बताया, ठीक है। बंध बनाने की प्रवृत्ति भी इसी में बता दिया। ये सहसंयोजक बंध बना सकता है, वैद्युत संयोजक बंध बना सकता है और उपसहसंयोजक बंध, तीनों प्रकार के बंध बना सकता है। पहली संयोजकता, किसकी संयोजकता क्या होती है? सबसे ज्यादा 4 होती है। दूसरी हमने ये बनाया कि बंध बनाने की प्रकृति। बंध बनाने की प्रकृति में ये वैद्युत संयोजक बंध बना सकता है। वैद्युत संयोजक बंध बनाने में ये +4 भी और -4 भी। बहुत कम तत्वों में ऐसा होता है कि वो प्लस भी बना रहे हैं और माइनस भी बना रहे हैं। समझे ना? मतलब वो त्याग भी कर सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं। बहुत कम तत्वों में ऐसा होता है, ठीक ना? लेकिन कार्बन के पास हमारे है। समझ में आया ना? बंध बनाने की प्रकृति में ये वैद्युत संयोजक बंध बना सकता है। उसके बाद क्या बना सकता है? सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक बंध ये कई तरीके से बना सकता है। कई तरीके से मतलब 4 प्रकार से। या तो 4 तत्वों से एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके 4 सिंगल बॉन्ड बना देगा। बताया था सहसंयोजक बंध 3 प्रकार के होंगे, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का साझा, डबल का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का साझा, ट्रिपल का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का साझा।
ये सिंगल बॉन्ड बना सकता है, 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। 4 सिंगल बॉन्ड मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है। 4 अलग अलग तत्वों से 4 इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है, ये साझा कर। साझा मतलब समझ रहे हैं ना, ये देगा भी और दूसरे से लेगा भी। या ये हो सकता है कि एक से 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर ले और 2 से एक इलेक्ट्रॉन का, समझे ना जी जी। यहाँ पे अलग यौगिक बनेगा और यहाँ अलग यौगिक बन जाएगा जी। या ये हो सकता है कि कार्बन 1 से 3 ले ले जी और 1 से 1 ले ले, जितना बचेगा जी। बात समझे ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है। या ये भी हो सकता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक से ले ले और दूसरे से 2 ले ले जी। बोलो दिख तो रहा है ना 4 इलेक्ट्रॉन का जी। तो इस तरीके से ये 4 प्रकार से बॉन्ड बना सकता है। पहला कि ये चारों सिंगल, एक डबल और 2 सिंगल, और एक ट्रिपल और एक सिंगल, और एक 2 डबल। बात समझे ना। तो पहला कारण संयोजकता, दूसरी बंध बनाने की प्रकृति। बंध ये तीनों प्रकार का बंध बना सकता है, और प्रत्येक जैसे ही बंध बदलेगा तुरंत इसका यौगिक बदल जाएगा, समझे ना। और फिर उसके बाद तीसरा श्रृंखला बनाने की क्षमता। श्रृंखला बनाने की क्षमता, ये श्रृंखला बनाता है। श्रृंखला बनाने का मतलब कार्बन की खुद से जुड़ने की प्रवृत्ति बहुत तेज होती है, सभी तत्वों में ऐसी नहीं होती। ये स्वयं से कितना भी लंबा जुड़ता चला जाएगा, समझे ना, जहां मर्जी वहां से जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है। स्वयं से जुड़ने की क्षमता इसकी क्या होती है, अधिक होती है, यानी श्रृंखला बनाने की क्षमता इसकी बहुत अधिक होती है। और ये श्रृंखला 2 प्रकार से बनाता है, एक खुली श्रृंखला बनाता है और एक बंद श्रृंखला बनाता है, ठीक है। बंद श्रृंखला का मतलब एक बंद आकृति बने, समझ में आया ना। कार्बन कार्बन आपस में जुड़ करके किसकी आकृति बनाए, बंद आकृति बनाए, तो बंद श्रृंखला। तो खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला बनाने की क्षमता होती है इसमें। इतनी प्रॉपर्टी और किसी तत्व में नहीं होती, यौगिक बनाने की इतने गुण और किसी तत्व में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसके यौगिकों की संख्या सबसे अधिक है। मतलब सबसे अधिक का मतलब 117 तत्वों के उतने यौगिक नहीं है, उसके 10 गुणों से ज्यादा भी यौगिक किसके हैं, कार्बन। और उसका कारण ये है, पहला संयोजकता, दूसरा बंध बनाने की प्रकृति, तीसरा श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति। समझे ना, श्रृंखला मतलब आपस में जुड़ने की प्रवृत्ति, ऐसे आपस में जुड़ते हुए ये चले। इतना समझ में आ गया, ये तीनों टॉपिक क्लियर हो गया। कोई पूछे कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे ज्यादा क्यों होती है, तो आप ये 3 कारण बता दीजिए, ठीक है। और ये भी है कि कार्बनिक यौगिक किससे प्राप्त होते हैं, जीवों से। अलग अलग प्रकार के जीवों में अलग अलग प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, उनके गुण, उनकी संरचना, उनके संगठन के आधार पर कार्बनिक यौगिक अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो वो सारी चीजें तो बाद में, लेकिन ये 3 मुख्य कारण आप उनको बता सकते हैं। बात समझे ना। चलिए अब और आगे चलते हैं। इतना तो समझ में आ ही गया आप लोगों को, संयोजकता, बंध बनाने की प्रकृति और श्रृंखला बनाने की प्रकृति। अब चलिए धीरे धीरे सीखते हैं कार्बनिक यौगिकों को पढ़ना, है ना जी। जब तक हम बेसिक चीजें कार्बनिक यौगिकों को पढ़ने के लिए नहीं सीख पाएंगे, तब तक हम उनका रासायनिक क्रिया और ये सब चीजें नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कार्बन का पता चला कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, ठीक है जी। ये सभी तत्वों से जुड़ सकता है। ये क्लोरीन से जुड़ गया, है ना, ये आपका ऑक्सीजन से जुड़ गया। ऑक्सीजन को 2 चाहिए होता है, इसलिए डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है जी। भाई ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, 2 और 6, 2 जुड़ गया, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बाद डबल बॉन्ड, इसके बाद इसके साथ सिंगल बॉन्ड बचा है जी। ये स्वयं से जुड़ सकता है। तो फिर जो दूसरा कार्बन आएगा उसका एक पूरा हो गया जी। 4 संयोजकता होती है। 4 पूरा करने के लिए ये 4 प्रकार का बॉन्ड बनाता है, बस इतना समझे रहो। या तो चारों सिंगल बना देगा, अभी समझाए, या एक डबल 2 सिंगल, या एक ट्रिपल और एक सिंगल, या दोनों डबल। इस तरीके से ये जोड़ करके अपनी 4 संयोजकता क्या करता है, पूरा करता है। जब ये तत्व सभी तत्वों से जुड़ जाता है और जुड़ना कुछ नहीं रह जाता है, इसकी संयोजकता पूरा करने के लिए सबसे बड़ा साथी होता है इसका, कौन आता है, हाइड्रोजन। समझे ना, कार्बन का सबसे अच्छा साथी, सबसे बड़ा साथी कौन होता है, हाइड्रोजन। इसलिए कार्बनिक यौगिकों को सामान्यतः हम लोग जो है हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि कार्बन की संयोजकता पूरा करने कौन सा तत्व आता है, सर्वप्रथम कौन आएगा, हाइड्रोजन। दोनों ही बड़े पक्के मित्र होते हैं।
जब भी कार्बन को संयोजकता की कमी पड़ती है, कहीं भी कमी पड़ती है, वो तुरंत हाइड्रोजन को बुला लेता है और हाइड्रोजन आकर के उसकी संयोजकता को क्या कर देता है, पूरा कर देता है। एक हाइड्रोजन कितनी संयोजकता पूरी करता है? एक हाइड्रोजन कितनी संयोजकता पूरी करता है? एक हाइड्रोजन कितनी संयोजकता पूरी करेगा? एक। समझ में आया ना? तो अब जैसे हम इस कार्बन की बात करें, अब कहा गया इस कार्बन से और कोई नहीं जुड़ा है, इस कार्बन से और कोई नहीं जुड़ा है, तो इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी पूरी हुई है भाई? एक ही पूरी हुई है ना, इधर से सिंगल बॉन्ड बनाया, एक पूरी हुई है, बाकी कितने हैं? तीन बाकी है। तो तीन संयोजकता ये कौन पूरा करेगा आकर के? हाइड्रोजन। अभी पूरा हो गया ना। जब भी हम कार्बनिक यौगिक लिखेंगे तो उसकी संयोजकता चारों तरफ से कुल मिलाकर के कितनी पूरी होनी चाहिए? 4 पूरी होनी चाहिए। अगर 4 पूरी नहीं है तो समझ लीजिए कि वो यौगिक सही नहीं। बात समझे ना? अब इसका संयोजकता देखिए कैसे पूरा करते हैं हम लोग, पहले ये समझ लेते हैं। जैसे हमने ये लिख दिया C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड C, ओके, सिंगल बॉन्ड C, ये इतना लिखा गया है। हमें ये देखना है, इसको यौगिक को कंप्लीट लिखना है। बात समझे ना? ये श्रृंखला बनाया है, इस यौगिक को कंप्लीट लिखना है हमें। समझ में तो आ रहा है? जो बता रहे हैं समझ में तो आ रहा है ना? जितना बता रहे हैं उतना समझते चलिए, आगे इस पर आपको कुछ नहीं देखने की जरूरत है। बस केवल 4-5 दिन और टाइम दीजिए, उसके बाद कार्बनिक यौगिक आपके लिए हलवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये हमने कार्बन जोड़ा है, ये यौगिक तब सही माना जाएगा जब इसकी कार्बन, सभी कार्बन की संयोजकता क्या हो? पूरी हो। और किसी कार्बन की, मतलब कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? 4। तो 4 पूरा करना है। अगर और कोई तत्व नहीं जुड़ा है किसी बंध के साथ, है ना, अगर और कोई तत्व किसी बंध के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि ये कितने बंध के साथ किस तत्व से जुड़ेगा, तो मैंने लिखवा दिया है कि जिसका जितना, जैसे ऑक्सीजन का हो गया, ऑक्सीजन का हमने -2 लिखा है ना, ऑक्सीजन अगर इससे जुड़ेगा तो कितनी संयोजकता पूरी करेगा? 2। सल्फर का कितना है? 2 लिखा है, -2 लिखा है, तो उससे अगर ये जुड़ता है तो कितनी संयोजकता पूरी करेगा? 2। नाइट्रोजन का हमने 3 लिखवाया है, तो कितनी संयोजकता पूरी करेगा? 3। तो जरूरी नहीं, हमने केवल CN लिख दिया, CN लिख दिया। तुम्हें यहाँ पे समझना चाहिएगा, समझना होगा कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच कितने संयोजकता की पूर्ति हुई है? 3। कार्बन की कितने संयोजकता की पूर्ति हुई है? 3, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो अभी कितना बचा है इसके साथ? एक बचा है ना, ये CN लिखे, अभी इसके साथ एक बचा है। तो हम यहाँ पे जनरल तौर पे ऐसे लगा करके छोड़ देते हैं ताकि ये दिखाया जाए कि हाँ अभी ये किसी से जुड़ेगा। लेकिन हमने कहा कि अगर ये पूरा यौगिक है तो आप यहाँ पे किसको जोड़ दोगे? हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि कार्बन की संयोजकता पूरा करने कौन आता है? हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जितना हमने लिखाया है, ये ज्यादातर 7 संयोजक यौगिक ही बनाते हैं, और 7 संयोजक यौगिक कार्बन के साथ वही तत्व बनाते हैं जिनका हमने माइनस ऑक्सीडेशन नंबर लिखाया है। ठीक है, ये चीज पढ़ना है तो इसके पहले आपको बेसिक केमिस्ट्री पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो में मैंने एक बेसिक केमिस्ट्री का जो है प्ले लिस्ट में बनाया हुआ है, उसमें लगभग 16-17 वीडियो है, पूरा का पूरा देख लीजिए। तो आप कार्बनिक यौगिक, मतलब कार्बनिक यौगिक नहीं, यौगिक कैसे बनते हैं, कौन प्लस होता है, कौन माइनस होता है, कितना रिएक्शन होता है, ये है। बाकी तुम लोगों को तो हमने बेसिक पढ़ा ही दिया है, समझ में आया ना? वो चीजें याद रखिएगा। 7 संयोजक हमेशा कौन बनाएगा? जिनका हमने प्लस माइनस में ऑक्सीडेशन लिखा है। जितने का भी माइनस वाला होगा, चाहे वो प्लस माइनस ही क्यों ना हो, लेकिन जिसके पास माइनस होगा, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होगी, वही क्या बनाएगा? आपका 7 संयोजक। क्लियर हुआ? चलिए इस कार्बन की बात की जाए, इस कार्बन की अगर हम बात करें, ये बताइए कि जो है इस कार्बन की कितनी बैलेंसिंग पूरी हुई है? एक पूरी है। कितने की जरूरत है? 3। तो कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे? 3 हाइड्रोजन ऐसे जोड़ देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन कितनी बैलेंसिंग पूरा करता है? केवल 1, यानी कि हाइड्रोजन के साथ ये एकल बंध ही बनाता है। इस कार्बन की बात करें, इसकी कितनी पूरी हुई है? 3 पूरी हुई है। 2 इधर से और 1 इधर से, है ना जी? तो इसका 2 पूरा हुआ जी, बोलो जी। अब उसके बाद फिर जो है इसमें कितना, 3 पूरा हुआ, कितना चाहिए? 1 चाहिए। एक हमने इसको लिख दिया। क्लियर हो गया? इसका कितना है? कितना पूरा हुआ है? 3 पूरा हुआ है। कितना चाहिए? 1 चाहिए, तो एक हमने यहाँ पे लिख दिया। इसका कितना पूरा हुआ है? तो इसको किसी आवश्यकता नहीं। जब आवश्यकता नहीं होगी तो जोड़ेंगे नहीं। इसका कितना पूरा हुआ है? ये भी, इसको भी हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। इसको कितना है? इसको 3 की चाहिए। तो यानी कि एक इधर हम नीचे लगा दिए
एक H हम इधर लगा दिए, एक H इधर लगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जो ये H लिखा गया है ना, C के साथ कितने H जोड़े गए हैं? 3 ना, तो इसको हम CH3 भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड। इसको क्या लिख सकते हैं? CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। कार्बनिक यौगिक में एक दूसरे से कौन जुड़ते जाएंगे? कार्बन ही जुड़ते जाएंगे, समझे ना? कार्बनिक यौगिक में कार्बन ही एक दूसरे से क्या होते जाएंगे? जुड़ते जाएंगे। बात समझे ना? अन्य तत्वों को ये नहीं जोड़ना कि H इनके यहाँ जैसे में H लिख दिया तो ये मत समझना कि C के साथ H जुड़ा है फिर उसके बाद ये C जुड़ा है तब H जुड़ा है, ये गलत हो जाएगा। नहीं, केवल C से जुड़ा हुआ, ये H जो है इसी C से जुड़ा हुआ है। बात समझे ना? और वो उसकी संयोजकता पूरी करने आएगा। ये तरीके का जो सूत्र होता है इसको हम बोलते हैं संरचना सूत्र, कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र। अब हम मिला के लिखते हैं कितना कार्बन और कितना हाइड्रोजन है तो वो अणु सूत्र बन जाता है। कितना कार्बन है टोटल? 1 2 3 4 5 6 कार्बन, C6। कितना हाइड्रोजन? 3 1 4 1 5 3 8 हाइड्रोजन। ये इसका कौन सा सूत्र हो जाएगा? अणु सूत्र। ये संरचना सूत्र हो गया और ये अणु सूत्र। बात समझे ना? अब अगर हमें मान लो कि अणु सूत्र दिया रहे और संरचना सूत्र बनाना रहे, समझ रहे ना? जैसे मान लो कि ये दिया है C5H10 दिया है, C5H10 दिया है, ठीक है? अब हमें इनको जो है संरचना 5 कार्बन जोड़ने हैं और उनमें 10 हाइड्रोजन जोड़ने हैं और उनकी संयोजकता भी क्या करनी है? पूरी करनी है। इसका हमें संरचना सूत्र बनाना है। तो पहले 5 कार्बन आप जोड़ लीजिए, एकल बॉन्ड से जोड़ लीजिए, ठीक ना? एक तरफ से उनको हाइड्रोजन देते आइए, एक तरफ से उनको हाइड्रोजन, इसे कितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी? 3 H3 हमने इसको दे दिया, ठीक है? इसको कितने की जरूरत है? 2 इसको दे दिया। इसको कितने की जरूरत है? 2। इसको भी 2 दिया। इसको कितना जरूरत है? 2। कितने बच्चे हैं हमारे पास? देख लो, 3 2 5 2 7 2 9। एक ही बचा, अगर हम इसको 1 देंगे क्या ये पूरा होगा? नहीं, 2 कम पड़ेगा ना? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमें लगाना पड़ेगा। अगर हम मान लो इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दिए तो इसको कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? हाँ, अब उसके बाद जो ये कार्बन पूरा हो गया, कितने हाइड्रोजन हमारे पास बचे हैं? देख लो कितने हाइड्रोजन बचे हैं? 3 2 5 2 7 1 8, 2 हाइड्रोजन बचा है। अगर हम इसको 2 हाइड्रोजन दे दिए पूरा भी हो गया, संरचना सूत्र होगा। समझ में आया ना? तो ये इस तरीके से जो है हम अणु सूत्र और संरचना सूत्र का निर्माण करते हैं। बार बार मत आइए, उधर से आइए जाइए। ये समझ में आ गई? C5H10, इसका संरचना सूत्र भी समझ में आया, अणु सूत्र समझ में आया। एक और जो है क्या है कि आधुनिक यौगिकों में एक और तरीका बनाया गया है रेखा सूत्र या संकेत सूत्र का। ऐसे लिख दिया जाएगा, कहेगा ये कार्बनिक यौगिक का जो है नाम लिखिए या इस कार्बनिक यौगिक के विषय में बताइए। बात समझे? अब ये कार्बनिक यौगिक, ये वाला कार्बनिक यौगिक किस तरीके से है इसको देखते हैं हम लोग। जितने कोने होंगे वहां पे आप समझ लीजिए कि क्या पड़ा हुआ है आपका? कार्बन। और ये जो लाइन बनी हुई है ये किसका रूप है? बंध का। यानी यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। बात समझे ना? अब इन कार्बन को हम सेपरेट करें तो ये समझ लो लिखा है C सिंगल बॉन्ड C, फिर ये 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 सिंगल बॉन्ड C। अब जितना जिसको हाइड्रोजन की जरूरत है हम उसको उतना हाइड्रोजन दे देंगे और हमारा यौगिक कंप्लीट हो जाएगा। कितना हाइड्रोजन इसको चाहिए? 3। इसको कितना चाहिए? 2। इसको कितना चाहिए? 2। इसको कितना चाहिए? 2। इसको कितना चाहिए? 2। इसको कितना चाहिए? 3। ये आपका कार्बनिक यौगिक बनेगा। बात समझे ना? और भी बहुत सारे तरीके इधर देखिए, ये बना है, ठीक है ना? ये बन गया आपका। इसका कार्बनिक यौगिक को आप प्रत्येक पॉइंट में कितना रखेंगे? C। यहाँ C रखेंगे, ये सिंगल बॉन्ड C, ये सिंगल बॉन्ड C, ये इनके बीच में ऐसे ही है और ऊपर एक सिंगल बॉन्ड C। अब जिसको जितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी दे देंगे। इसको कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 2। इसको कितने की जरूरत है? 2। इसको कितने की जरूरत है? 1, क्योंकि 3 पूरा हुआ है ना। और फिर ऊपर वाले को कितने की जरूरत है? 3। तो ये आपका यौगिक बन गया, ठीक है? यौगिक बनाने ये कौन सा सूत्र है? ये रेखा सूत्र, संरचना सूत्र।
कितने तत्व हैं उनको अगर हम एक साथ मिला करके लिख लें तो आपका कौन सा सूत्र बन जाता है? अणुसूत्र। तो ये कार्बनिक यौगिकों का एक रूप है, ठीक है जी। ये समझ में आया ना जी? ये आप श्रृंखला के अनुसार कार्बनिक यौगिक हो गए, और भी समझ गए। अब कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये तो पता चल गया ना कि हाइड्रोजन पूरा करने आएगा जी। कार्बनिक यौगिकों का हम लोग वर्गीकरण समझते हैं। कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए कार्बनिक यौगिकों का जो वर्गीकरण किया गया है पहले ये दो भागों में किया गया है। खुली श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। खुली श्रृंखला का कार्बनिक यौगिक और बंद श्रृंखला का कार्बनिक यौगिक। खुली श्रृंखला को हम विवृत भी बोलते हैं, ठीक ना जी। या फिर जो है एलिफैटिक भी बोलते हैं, ठीक। एलिफैटिक इसको हम समृद्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समृद्ध बोलते हैं। या फिर जो है चक्रीय भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? अचक्रीय बोलते हैं, ठीक है। तो ये इतने नाम है इसके, खुली श्रृंखला के और ये आपके बंद श्रृंखला। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया पहले, एक खुली श्रृंखला और एक बंद श्रृंखला। जब कार्बन आपस में जुड़ करके खुली श्रृंखला बनाए, ठीक ना, खुली श्रृंखला बनाने का मतलब जिसका पहला कार्बन और अंतिम कार्बन आपस में ना जुड़ा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? खुली श्रृंखला। और जब कार्बन परमाणु आपस में मिलकर के एक बंद आकृति का निर्माण करते हो, जैसे मान लो कि वो त्रिभुज बनाते हो, सॉरी ये 3 नहीं 2 रहेगा, मान लो वो त्रिभुज बनाते हो, ये भी हो सकता है कि वो क्या बनाते हो? एक आयत जैसा बनाते हो आकृति, एक बंद आकृति बना रहे हैं ना। बंद का मतलब समझ रहे हैं ना, चारों ओर से बंद हो, और ये खुला का मतलब चारों तरफ से खुला हो, समझे ना। तो वो आपके ये बंद श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक हो गए, और ये आपका कौन सा हो गया? खुली श्रृंखला। फिर बंद श्रृंखला के कार्बनिक यौगिकों का फिर से क्लासिफिकेशन किया गया दो भागों में, एक समचक्रीय में और एक विषम चक्रीय, ठीक ना। समचक्रीय मतलब जब बंद आकृति का निर्माण केवल कार्बन परमाणु ही करें। हाइड्रोकार्बन परमाणु अगर हम बोल रहे हैं, हम अगर कार्बन परमाणु बोल रहे हैं तो हाइड्रोजन आप मान लीजिएगा कि उसके साथ ही है, जहां जरूरत पड़ेगी वो लगेगा। इसके अलावा अगर और कोई तत्व आएगा तो उसका नाम लिया जाएगा। लेकिन जनरल तौर पे जब कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हो तो हम कार्बन की अगर बात करें तो आप समझ लीजिएगा कि हाइड्रोजन उसके साथ है ना, बोले या ना बोले। अब और तत्वों को लिखा भी जाता है और तत्वों को बताया भी जाता है, लेकिन हाइड्रोजन को जरूरी नहीं है कि हमेशा बताया जाए लिखा जाए, ठीक है। तो जब समचक्रीय कार्बनिक यौगिक ऐसे होंगे, परिभाषा देनी होगी तो यहाँ से देंगे, बंद श्रृंखला के वह कार्बनिक यौगिक जिनमें बंद आकृति केवल कार्बन परमाणु ही आपस में जुड़ करके बनाते हो। बंद आकृति कौन बनाता हो? केवल कार्बन परमाणु ही जुड़ के बनाते हो, मतलब हाइड्रोजन तो रहेगा ही उसके साथ जी। तो उसे हम क्या बोलेंगे? समचक्रीय कार्बनिक यौगिक। विषम चक्रीय बंद श्रृंखला के वह कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु भी आपस में जुड़ करके क्या बनाए? बंद आकृति बनाए। तो इस बंद आकृति में कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी जुड़ा है ना जी। हाइड्रोजन बंद आकृति में नहीं है, हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ बाहर जुड़ा हुआ है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है। बोलो, यानी कि जो ये त्रिभुज की बंद आकृति बन रही है वो कौन कौन बना रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन, समझ रहे ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? विषम चक्रीय। बंद श्रृंखला के वह कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कौन जुड़े हों? कार्बन। हाइड्रोजन तो बाहर जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन ना भी लिखोगे तो तुम समझोगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन हमें लगाना है, कितना हाइड्रोजन लगाना है वो तुम जान रहे हो। जब बंद आकृति का निर्माण केवल कार्बन परमाणु कर रहे हो तो वो क्या हो जाता है? आपका समचक्रीय। और जब बंद आकृति का निर्माण कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु भी कर रहा हो तो वो हो जाता है आपका विषम चक्रीय। समझ में आया ना। अब समचक्रीय को दो भागों में डिवाइड किया गया। समचक्रीय को दो भागों में डिवाइड किया गया। आपका एक है एली साइक्लिक, एक आपका है एलिसाइक्लिक, दूसरा है आपका एरोमैटिक। पहला एलिसाइक्लिक और दूसरा क्या है? एरोमैटिक। समचक्रीय की बात हो रही है, परिभाषा यहां से शुरू करेंगे। बंद श्रृंखला के वह समचक्रीय कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन मतलब कार्बन एकल बंध से जुड़ करके बंद आकृति बना है। किस बंध से? एकल बंध से। तो उसे हम क्या बोलेंगे? एलिसाइक्लिक। जैसे ये C सिंगल बॉन्ड C इस तरीके से जुड़ करके बना रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एलिसाइक्लिक, है ना। बात समझे। और जिनमें एकल बंध से अधिक बंध होगा तो वो आपका क्या आ जाएगा? एरोमेटिक में आ जाएगा। बात समझे।
जिनमें कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़ करके किसका निर्माण करते हो, बंध आकृति का निर्माण करते हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक जिसमें एकल बंध से अधिक आएगा, ठीक है, बात समझे, उसको हम क्या बोलेंगे, हाँ डबल बॉन्ड आ सकता है, बात समझे ना। तो ये एलिसाइक्लिक समझ में आया। और इनके नाम के पहले हमेशा हम क्या लगाएंगे, साइक्लो, क्या लगाएंगे, साइक्लो। एरोमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट यौगिक, एरोमेटिक यौगिक उसे कहते हैं, एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक। एरोमेटिक एरोमा से बना है, एरोमा एक ग्रीक शब्द है एरोमा, एरोमा का मतलब होता है सुगंध, खुशबू, है ना। तो इस प्रकार के यौगिकों में एक विशेष प्रकार की सुगंध आती है, इसलिए इन कार्बनिक यौगिकों को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। एरोमेटिक का सबसे मुख्य यौगिक आपका क्या है, बेंजीन। क्या है, बेंजीन। हमें बेंजीन ही पढ़ना है, तो बेंजीन की परिभाषा से हम एरोमेटिक को समझते हैं, बेंजीन की परिभाषा से ही हम एरोमेटिक को समझते हैं। एलिसाइक्लिक समझ में आया, जिसमें केवल कौन से बंध जुड़े हों, एकल बंध। बेंजीन की बात करते हैं हम लोग। एरोमेटिक में इंपॉर्टेंट कौन सा है, बेंजीन। बेंजीन की हम बात करते हैं, यही बना दे रहे हैं, ये तो हम यही लिख दे रहे हैं, ठीक है, सी सी ये सी हो गया। बेंजीन की बात करते हैं जिनमें 6 कार्बन है, कितने कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन, इस तरीके से एक दूसरे से एकांतर क्रम में, एकांतर का मतलब एक के बाद एक, एकांतर क्रम में किस बंध द्वारा जुड़े हों, डबल बॉन्ड द्वारा, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, 6 कार्बन एकांतर क्रम में द्विबंध द्वारा जुड़ करके बंध आकृति का अगर निर्माण करते हैं तो उसे हम बेंजीन कहते हैं। बाकी अब इसको जितने हाइड्रोजन की जरूरत है आप दे सकते हैं, सभी को एक एक हाइड्रोजन की जरूरत है, क्यों जी, बात समझ में आ गई, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, बेंजीन समझ में आया। अच्छा, बेंजीन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे बना दिया, यहाँ पे गोला कर दिया, ये गोला का मतलब क्या हो गया कि एकांतर क्रम में द्विबंध, जिसे हम बेंजीन रिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है, बेंजीन रिंग। तो इसका मतलब ये समझ जाएंगे कि एकल बंध डबल बंध है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप इधर सिंगल करें, इधर आप डबल से शुरू कर सकते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, फिर सिंगल डबल, ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। ये जरूरी नहीं है कि आप इधर से ही सिंगल शुरू करना, किसी तरफ से भी शुरू करना, ओके। बस एक चीज याद रखिएगा, हमने रासायनिक अभिक्रिया में बताया था आपको, कौन सा, अभिकारक और उत्पाद। अगर आपने अभिकारक में ये लिया है तो उत्पाद ये बनेगा आपका, मतलब अगर इधर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड उधर पड़ेगा, समझे ना, ये जनरल तौर पे होता है, ठीक है। वो कैसे होता है वो हम आपको आगे समझाएंगे। क्लियर हुआ भाई जी, ये विषम चक्रीय समझ में आया ना, बेंजीन भी समझ में आ गया, बेंजीन जब बनाएंगे तो हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत, ये इधर वाला पार्ट समझ में आ गया। चलिए एलिफैटिक की बात करते हैं हम लोग। एलिफैटिक को 3 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक ना, एक सिंगल बॉन्ड वाले, एक डबल बॉन्ड वाले और एक ट्रिपल बॉन्ड वाले। मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड बनाया हमने बोलेगा, क्यों, सिंगल डबल और ट्रिपल, बात समझे। सिंगल किसे कहेंगे, सिंगल बॉन्ड वह कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम, एल्केन, क्या बोलेंगे, एल्केन। जैसे ये देखिए CH3, जैसे यहीं पे लिख दे रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। H को ना समझिए, H तो कार्बन से जुड़ा हुआ है। जब बॉन्ड की बात की जाए कि सिंगल बॉन्ड हो तो सिंगल बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन के बीच में, समझे ना। जब कार्बन परमाणुओं के मध्य कौन सा बॉन्ड जुड़ा हो, सिंगल बॉन्ड, तो वो किस ग्रुप के आते हैं, एल्केन, है ना। इसके बहुत व्युत्पन्न है, मेन रूप से हमें एल्केन के व्युत्पन्नों को ही पढ़ना है, बहुत सारे व्युत्पन्न आते हैं, व्युत्पन्न का मतलब जो इसी से उत्पन्न हुए हो, है ना। एल्किल हो गया, और इसके अलावा क्या कहते हैं, एल्कोहल समूह, ये सभी के सभी किससे जुड़े होते हैं, एल्केन से, एल्केन से ही मिलकर के वो बने होते हैं, ठीक है। तो एक सिंगल बॉन्ड वाला क्या कहलाएगा आपका, एल्केन। जिसमें डबल बॉन्ड हो, इनका सबका सिखाएंगे, आप लोग चिंता मत करिए, नाम भी इनका पढ़ना सिखाएंगे। एल्कीन, एल्कीन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य क्या हो, डबल बॉन्ड हो, कहीं एक जगह लगा हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, पूरे कार्बनिक यौगिक में कहीं भी अगर एक जगह डबल बॉन्ड लगता है तो आपका हो जाता है एल्कीन। एल्काइन का मतलब जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, समझे ना, कहीं भी लगा हो ट्रिपल बॉन्ड, उससे मतलब नहीं है, तो आपका क्या हो जाता है, एल्काइन। क्या हो जाता है ये, एल्काइन। बात समझ में आया ना, कोई दिक्कत यहाँ पे, पक्का। तो ये कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण था,
ठीक है। कार्बनिक यौगिकों का क्या है वर्गीकरण। अब इन्हीं कार्बनिक यौगिकों को हमें पढ़ना है, लेकिन अभी उसके पहले नाम वगैरह पढ़ेंगे तब जानेंगे। वीडियो पुश कर दीजिए।